हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने जैसे कि बात की थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात की थी, उसमें हमने बात की थी सलाइवरी ग्लैंड की, लिवर की, पेनक्रियास की। ऐसे हमने तीनों ग्लैंड्स की बात की थी। उसमें हमने कई चीज़ें बात की थी, जैसे कि पेनक्रियास के बारे में बताया था हमने कि वो कंपाउंड ग्लैंड होता है। ठीक है, हमने सारा बताया था स्फिंक्टर ऑफ ऑर्डई वगैरह क्या होता है, उन सब के बारे में हमने बात की थी। तो अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, विच इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, कैसे क्या, क्योंकि हमने एकदम, अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो डाइजेशन जो का होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो मैकेनिकल मेथड से और एक केमिकल मेथड से। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात कर ली थी। तो अब अगर इसमें मैं आगे जाऊँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बकल कैविटी की। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम शुरू करते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है। तो माउथ से होते सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे हम, ओरल कैविटी में, जिसका दूसरा नाम क्या था, बकल कैविटी। ठीक है, अब जो ओरल कैविटी है उसके दो फंक्शंस कह सकते हैं अपन कि उसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन तो क्या होता है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मतलब कि मेस्टिकेशन ऑफ फूड का मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली फूड जो होता है उसको च्यू करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो ओरल कैविटी या जो बकल कैविटी जो है वो मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दूसरा फंक्शन वो है कि ये एक्चुअली ना स्वेलिंग के लिए ईजी कर देता है। ठीक है, इट मेक्स इट ईजी फॉर स्वेलोइंग। जो फूड जो होता है उसको सोलो करना, जो हम सोलो करते हैं फूड को, उसको ये आसान बना देता है। तो इसके दो फंक्शंस क्या है, पहला तो ये फूड को च्यू करने में थोड़ी हेल्प करता है, दूसरा ये फूड को जो सोलो हम करते हैं उसमें आसानी बना देता है। ठीक है, अब मेस्टिकेशन ऑफ फूड के अंदर अगर हम बोले हैं तो देखो हमने बात की थी ओरल कैविटी में सबसे पहले टीथ और टंग की, इन दो चीज़ों की हमने बात की थी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, और कौन हेल्प करेगा, टीथ एंड टंग। ठीक है, किसके साथ, अलॉन्ग विथ सलाइवा। ठीक है, सलाइवा जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सलाइवा क्या करता है, ये जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनके साथ स्टिक कर जाता है ताकि जो होता है फूड आराम से च्यू करा जा सके। तो टीथ, टंग अलॉन्ग विद द सलाइवा ये क्या करते हैं, मेस्टिकेट करते हैं एंड मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, एंड फूड को मिक्स करते हैं। जो सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिल जाता है ताकि swallowing में आसानी हो। तो मेस्टिकेशन ऑफ फूड में और कौन कौन हेल्प करता है, टीथ, टंग एंड सलाइवा। ठीक है, अब मैं बात करूँ सलाइवा की, तो सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा के अंदर म्यूकस होता है, जैसे कि हमने कल बात की थी म्यूकस की। ठीक है, हमने कल म्यूकस की बात की थी, तो उसमें हमने बताया था म्यूकस क्या करता है, अल्टीमेटली लुब्रिकेशन आसान करता है। हमने जैसे साइकिल के जो टायर जो चेन होती है उसका हमने एक एग्जांपल दिया था। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो जो सलाइवा होता है उसमें म्यूकस होता है। अब म्यूकस क्या करवाता है, लुब्रिकेशन। ठीक है, म्यूकस करवाता है लुब्रिकेशन किसका, फूड पार्टिकल्स का। अब वो फूड पार्टिकल्स का लुब्रिकेशन कराता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फूड्स को हम जो च्यू करते हैं वो आसान हो जाता है, और अल्टीमेटली म्यूकस जो होता है सलाइवा का, जो के अंदर जो म्यूकस होता है वो फूड के साथ जब मिल जाता है तो अल्टीमेटली क्या बनाते हैं ये लोग बनाते हैं बोलस। जो भी आपका जो फूड जो बनता है वो जो म्यूकस एसोसिएटेड जो फूड होता है उसको हम नाम देते हैं बोलस, नाम देते हैं। ठीक है, अब बोलस, ये जो बोलस है ना ये कहाँ जाएगा, आपने बात की थी ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा। ठीक है, फेरिंग्स से कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स से ईसोफेगस में, क्योंकि दूसरी तो क्या है, ट्रेकिया। ठीक है, वो विंड पाइप पे वहाँ नहीं जाएगा। ईसोफेगस, अब ईसोफेगस के अंदर जो जाएगा, ठीक है, तो अब ये कैसे जाएगा, हमने बोला स्वेलिंग, तो स्वेलिंग के लिए कौन, ओरल कैविटी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब हमने अगर बोले हैं तो ईसोफेगस के अंदर ये कैसे जाएगा, वही बाय स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलो करेंगे हम फूड को एकदम स्वेलो करते हैं तभी तो वो अंदर जाता है। स्वेलिंग का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज़ डेग्लूटिशन। डेग्लूटिशन बोलते हैं स्वेलिंग को एक और नाम। ठीक है, अब मैं बोलूँ क्या कि ये जो बोलस है, अब ये बोलस ईसोफेगस में गया, अब एक स्वेलो कर लिया, लेकिन फिर और जो ईसोफेगस इतनी बड़ी ट्यूब है, हमने बोला थिन एंड लॉन्ग ट्यूब थी ईसोफेगस, तो उसके अंदर पूरी ईसोफेगस के अंदर कैसे जाएगा, एक बार तो आपने गले से नीचे तो उतार दिया, लेकिन वो नीचे कैसे जा रहा है। ठीक है, हमारे स्टमक तक कैसे पहुंच रहा है, तो वो फर्दर कैसे जाएगा, बाय द फर्दर वो कैसे जाएगा, बाय वेव ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, वेव ऑफ मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब अगर जो ईसोफेगस के अंदर, जो ईसोफेगस के अंदर ही फूड कैसे जाएगा, तो मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो ईसोफेगस जो होता है उसके अंदर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस ये प्रोसेस होता है, द पेरिस्टेल्सिस इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस थ्रू विच फूड गोज डाउन द ईसोफेगस। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरिस्टेल्सिस। अब हम जैसे बोलेंगे ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में, तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कुछ था, एक स्फिंक्टर था, हमने बात की थी, क्योंकि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में था इसलिए हमने उसको नाम दिया था गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर आप लोगों को याद हो तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर था।
ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है इसका क्या रोल है? ठीक है, इसका रोल ये है कि ये जो फूड है उसके पैसेज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल इस तरीके से करता है कि जो फूड है वो ईसोफेगस से स्टमक में जाए, ना कि उल्टा। तो नॉर्मली ये कंट्रोल करता है क्या? पैसेज ऑफ फूड। ठीक है, फूड के पैसेज को कंट्रोल करता है ताकि वो स्टमक में ही जाए, ठीक है, वापस से पीछे ना चले जाए। तो ये आ गया गैस्ट्रोइसोफेजियल का स्फिंक्टर का रोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सलाइवा की। अब सलाइवा में क्या क्या चीज़ें होती है? हमने बोला कि सलाइवा जो है वो हेल्प करता है काफ़ी हद तक च्यूइंग में, प्लस जो आपका डाइजेशन है वो सलाइवा से ही शुरू हो जाता है। तो सलाइवा के अंदर से क्या कहते हैं? तो सलाइवा में बहुत सारे आयंस होते हैं। आयंस जैसे कि सोडियम Na+, पोटेशियम K+, क्लोरीन Cl- और बाइकार्बोनेट्स आयंस, ठीक है, HCO3-, ये सारे आयंस मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स मिल जाती है। ठीक है, एंजाइम्स कौन कौन सी होती हैं? एंजाइम्स होती हैं जैसे कि एक तो होती है सलाइवरी अमाइलेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, इसका फंक्शन क्या है वगैरह सब। तो एक तो इसमें क्या होती है? सलाइवरी एंजाइम मिलती है। दूसरी एंजाइम कौन सी मिलती है? दूसरी एंजाइम होती है लाइसोजाइम। ठीक है, ये दो एंजाइम्स मिलती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले लाइसोजाइम की अगर मैं बात करूँ तो लाइसोजाइम क्या करती है? लाइसोजाइम जो होती है वो ना इन्फेक्शन प्रिवेंट करती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये ना कैसे एक्ट करती है? इट एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, साथ साथ खाने के साथ भी आ सकते हैं, या इन जनरल जो आपके माउथ के थ्रू आना चाह रहे होते हैं, तो उसके एज जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होती है लाइसोजाइम। ये एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट काम करती है और इन्फेक्शंस प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो ये आ गया लाइसोजाइम का फंक्शन। इसके अलावा अब हम जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज की मैं बात करूँ तो क्या होता है? ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो होती है ये सबसे पहले तो मैं बताऊँ तो ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है, मतलब ये एंजाइम किस पे एक्ट करेगी? कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट का क्या करती है? स्प्लिट कर देती है। बात को समझिएगा कैसे है। देखिए, सलाइवरी अमाइलेज जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स पे ही एक्ट करती है, और किसी पे ना प्रोटीन्स पे, ना फैट्स पे, ना लिपिड्स पे, किसी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे। अब क्या होता है, नॉर्मली जो स्टार्च हम लेते हैं फूड में, ठीक है, स्टार्च हम लेते हैं जो फूड में है, ठीक है, उसको ये क्या करती है? हाइड्रोलाइज कर देती है इनटू माल्टोस। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ इसका? मतलब स्टार्च जो होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अपन ने क्या बोला था कि जो हमारी बॉडी जो होती है एज सच जो है कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेज हैं उसको यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए जो सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जो स्टार्च होती है, ठीक है, उसका हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइज मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। हमने बोला ना स्प्लिटिंग एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होती है जो कि स्प्लिट करती है, तो ये ब्रेक डाउन कर देगी स्टार्च को। अब स्टार्च जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, किसके? अब हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर की प्रेजेंस में, तो एनवायरमेंट वाटरी एनवायरमेंट हो जाता है, क्योंकि सलाइवा भी है और पानी भी होता है थोड़ा बहुत, तो वो फ्लूइड वगैरह मिल जाता है, तो उसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन कर देती है स्टार्च का माल्टोस के अंदर। माल्टोस क्या है? एक तरीके का डाइसैकेराइड है। ये डाइसैकेराइड वगैरह क्या होते हैं ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। फिलहाल आप लोग इतना जानना चाहिए कि जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कौन करवाता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम करवाती है ये। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन अब इसको भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती है, मतलब एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पीएच पे कर देगी, पीएच 6.8 चाहिए होता है इसको। ये सिर्फ और सिर्फ जो 6.8 पीएच है उसी पे काम करती है। मतलब अगर आपके जो सलाइवा है उसके अंदर आपका जो माउथ है उसमें अगर पीएच 6.8 है तभी ये एंजाइम काम करेगी, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करती है। तो ज़्यादातर हम देखा जाए तो इसको जो 6.8 ही होता है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है उसका एक दूसरा नाम भी है पटाइलिन। टाइलिन बोल दो इसको, ठीक है, पी साइलेंट होता है तो टाइलिन। ठीक है, इसमें याद रखिएगा ये कि पटाइलिन बोलने से एक तरीके से जैसे याद रह जाता है, लेकिन यहाँ पे पी साइलेंट होता है। ठीक है, टाइलिन जो है इसका अनदर नेम है फॉर सलाइवरी अमाइलेज। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, सलाइवा के अंदर हमने बात कर दी कि ये हाइड्रोलाइटिक एक्शन शो करती है, कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करती है। ठीक है, जो स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करती है, और जो माल्टोज है वो क्या है? एक तरीके का डाइसैकेराइड है। ये आप याद रखिएगा। मतलब ये थोड़ा सा इजी, जो लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म है स्टार्च के मुकाबले, ये थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ से हमने बोल दिया कि जो है स्टार्च हो गया, ठीक है, हमने बोल दिया माउथ हो गया आपका। अब माउथ से कहाँ जा रहा है? ईसोफेगस होते हुए गया स्टमक में। हमने कल बोला था कि जो म्यूकोसा है वो क्या करती है? म्यूकोसा जो है वो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती है, ये हमने बात की थी कल, है ना। जो म्यूकोसा थी हमारी 4 लेयर्स में से एक म्यूकोसा थी, वो स्टमक में क्या कर रही थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का फॉर्म कर रही थी। तो अब कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वो हम आज पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सबसे पहले नाम आता है वो है म्यूकस नेक सेल्स का। ठीक है, ये नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, म्यूकस सेल्स। अब नाम से पता चल रहा है म्यूकस नेक सेल्स, तो ये क्या सीक्रेट करेगी?
म्यूकस, ये म्यूकस का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, म्यूकस का फॉर्मेशन करेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा नाम, दैट इज़ दूसरी ग्लैंड है पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स। पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स या फिर चीफ सेल्स, ये क्या सीक्रेट करी है, ये एक बहुत ही खास एंजाइम सीक्रेट करी है विच इज़ पेप्सिनोजन। ठीक है, कौन सी एंजाइम सीक्रेट करी है, ये पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है विच इज़ अ प्रो एंजाइम। अब व्हाट इज़ अ प्रो एंजाइम, देखिए एक तो होती है नॉर्मल एंजाइम जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन अगर वो एंजाइम आपकी इनएक्टिव फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब वो अगर काम नहीं कर रही हो, अभी अभी इनएक्टिवेटेड स्टेज में ही हो, तो उस इनएक्टिवेटेड स्टेज को बोलते हैं प्रो एंजाइम। ठीक है, कि कोई एंजाइम है वो प्रो स्टेट में है, वो अपने इनएक्टिव स्टेज में, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो पेप्सिनोजन जो है वो एक प्रो एंजाइम का नाम आ गया। ठीक है, अब ये जो पेप्सिनोजन होती है, ये क्या करती है, ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब कि ये प्रोटीन्स पे काम करती है। ठीक है, हमने जो सलेवरी अमाइलेज पढ़ी थी वो जैसे हमने बोलता है वो कार्बोहाइड्रेट पे काम करती है, वैसे ही ये जो पेप्सिनोजन है ये एक तरीके से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, ये हो गई दूसरी ग्लैंड। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो हमने बोला म्यूकोस सेल्स हो गई, पेप्टिक या फिर चीफ सेल्स हो गई, फिर तीसरा नाम है पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्या सीक्रेट करती है, ये द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं HCl। स्टमक की जो खासियत है, स्टमक की खासियत क्या है, HCl होता है उसमें। हमने बोला ना स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ये HCl सीक्रेट करती है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, जिसको मैं कासल इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलता हूँ, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये क्या क्या सीक्रेट करता है, पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल, एक तो HCl जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात मैं कर लूँ तो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन ये है, ठीक है, कि ये जो होता है विटामिन B12 का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, विटामिन B12 जो होता है ना, उसके अब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल है। इट इज़ एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर ये कासल इंटेंसिव फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, मतलब अनीमिया हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली क्या है कि विटामिन B12 जो है वो रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, आपने विटामिन B12 लिया, उसका बॉडी में अब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसका विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कौन करवाता है, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, मतलब कि RBC की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे ग्लैंड्स। अब HCl का क्या फंक्शन है, तो HCl का देखो सबसे पहला फंक्शन तो क्या होता है, पीएच प्रोड्यूस करवाना, कम पीएच। ठीक है ना, पीएच को लो करना। अब ये हम ऐसा बोल रहे हैं ये पीएच लो करवाता है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि आपको पीएच लो की ज़रूरत होती है, तो ये जो एंजाइम हमने बात की ना यहाँ पे, पेप्सिनोजन एंजाइम जो हमने बोला, जो हमने यहाँ पे पेप्सिनोजन एंजाइम का नाम लिया, ये प्रो एंजाइम, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट होकर ये बनती है पेप्सिन, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, पेप्सिन इज़ द एक्टिव फॉर्म। तो ये पेप्सिनोजन जो है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक लो पीएच चाहिए होता है। अब लो पीएच कौन प्रोवाइड करवाता है, HCl। आया समझ में, तो इसलिए हम बोलते हैं कि HCl जो होता है वो पीएच कम करवाता है, कम पीएच प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो पेप्सिन है उसको फॉर्मेशन के लिए कम पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो पीएच होता है वो होता है 1.8। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए तो एक तो HCl का पहला फंक्शन क्या है, पीएच कम करवाना। दूसरा फंक्शन अगर मैं बोलूँ तो वही जैसे हमने एंटी बैक्टीरियल एक्शन या एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उसको ख़त्म कर देना, क्योंकि इतना कम पीएच है, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम जो है उनको आदत नहीं होती है इतने कम पीएच में रहने की, तो जैसे ही वो आए स्टमक के अंदर इतने कम पीएच के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने आप। तो ये इसका एक और फंक्शन हो गया। ठीक है, HCl का। अब हमने अभी बात की कि यहाँ पे म्यूकस नेक्सल्स म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, अब म्यूकस का रोल क्या आ रहा है, म्यूकस का रोल ये आ रहा है कि अब हमने बोल तो दिया कि HCl है वो हमारे स्टमक में, पर HCl इतना ज़्यादा एसिडिक है तो ये जो स्टमक की जो वॉल्स है उसको तक को जला देगा, उसको भी ख़राब कर सकता है। ठीक है, कितनी बार आप बोल सकते हैं कि एसिडिटी हो जाती है, लोग बोलते हैं ना हमको एसिडिटी हो गई, तो वो क्या होता है, HCl का सिक्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है और म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता उस टाइम पर। म्यूकस क्या करता है, जैसे ये आपका स्टमक हमने बताया था, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये हमने आपके ये स्टमक की बात की थी। ठीक है, अब ये स्टमक के जो पूरी वॉल्स है ना, ये इस पर कोटिंग बना देता है, ये पूरी ऐसे कोटिंग बनाता है, कोटिंग होती है म्यूकस की। तो ये क्या करता है, जो वॉल्स ऑफ द स्टमक है ना उसको प्रिवेंट कर लेता है, ताकि वो HCl से जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए, या उससे जो है HCl से ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है। तो अगर म्यूकस की कमी हुई, या ये मान लीजिए म्यूकस नेक्सस ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाया अल्टीमेटली, तो HCl बढ़ जाएगा, तो इससे हम बोलते हैं हमको एसिडिटी हो गई। ठीक है,
ये चीज़ आ गई, म्यूकस का रोल आ गया, ठीक है। और क्या चीज़ आ गई, और मैं बात करूँ तो अल्टीमेटली हाँ, म्यूकस का एक एक फंक्शन आपको पता ही है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, जो भी फूड आएगा उसको लुब्रिकेट करता है, तो अल्टीमेटली ये तो यूनिवर्सल इसका फंक्शन है, लुब्रिकेशन। स्टमक में इसका एक और फंक्शन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई है। अब जो फूड आता है वो स्टमक में 4 से 5 घंटे तक रहता है। जो भी आपका खाना आप खाते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम पे स्टमक में रहता है, 4 से 5 घंटे, ठीक है। तो अब जो फूड होता है वो क्या करता है, जो आपका जो एसिडिक जो HCl है ना, उसका एसिडिक जूस है। अब गैस्ट्रिक है तो जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ करते हैं, तो कौन सा जूस सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस। वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है। अब स्टमक इसके साथ मिल जाता है, स्टमक इसके साथ मिलके एक चीज़ बनाता है विच इज़ नोन एज काइम, ठीक है। जैसे हमने वहाँ बोला था बोलस, बोलस कैसे बना था, बोलस बना था वो सलाइवा वगैरह और जो उसके अंदर जो म्यूकस था उन सब से मिलके फूड क्या बन गया, बोलस। वो स्टमक में आके क्या बन जाता है, काइम बन जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलके। ये जो काइम होता है ये आगे फिर फॉरवर्ड होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो हमारा अब ये पेप्सिन, पेप्सिन की बात करूँ, पेप्सिन जो होता है हमने बोला ये एक्टिवेट हो गई। अब पेप्सिन क्या करती है, ये क्या होती है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है, मतलब ये प्रोटीन पे अफेक्ट करती है। तो ये जो है पेप्सिन, ये अल्टीमेटली क्या करेगी, देखिए ये प्रोटीन्स आए, प्रोटीन्स ऐसा चाहे उसको ये तोड़ देती है, क्योंकि प्रोटीन्स इतने बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी बॉडी ऐसा यूज़ नहीं कर सकती, तो ये प्रोटीन्स को तोड़ देती है किसमें, प्रोटीजेस में और पेप्टोन्स में, मतलब छोटे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, उसमें ये तोड़ देती है प्रोटीन्स को। तो ये इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। हमने म्यूकस का फंक्शन बता दिया, HCl की फंक्शन हमने बात कर ही ली है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ बच्चों में जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एकदम पैदा होते हैं जो बच्चे, उनके अंदर एक एंजाइम और होती है, RENNIN। ये मैं इतना फोकस इस पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डबल एन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एंजाइम और होती है RENIN, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजिंग है क्योंकि ये वाली जो एंजाइम है जिसमें सिंगल एन आता है ये मिलती है किडनी में, ठीक है, और ये सब में प्रेजेंट होती है। और ये वाली एंजाइम मिलती है स्टमक में, वो भी किसके, इन्फेंट्स के, जो छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, जो है ना 6-8 महीने के ही होते हैं, ठीक है, उनके ना स्टमक में मिलती है, इन्फेंट्स में, ये NNIN वाली। क्या अब ये क्या करती है, ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है, ये भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जो आपके ये एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट हो रही है, वही स्टमक जो गैस्ट्रिक जूस है इन्फेंट्स का उसमें प्रेजेंट है। ये क्या करिए, जो मिल्क का जो प्रोटीन्स होते हैं ना, मिल्क के प्रोटीन्स, उसको डाइजेस्ट करती है, मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो जो इन्फेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो उनके जो मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होती है विच इज़ RENNIN, रेनिन। ये मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। तो ये आ गए स्टमक के अंदर। इसके अलावा अगर मैं स्टमक की बात करूँ तो स्टमक में लाइपेज एंजाइम भी प्रेजेंट होती है। लाइपेज नाम से पता चल रहा है क्या, फैट्स वगैरह को ये जो है उसको तोड़ती है, तो अल्टीमेटली ये भी कुछ अमाउंट तक, बहुत छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्टमक के अंदर जो भी ग्लैंड्स होती है, प्लस स्टमक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। डाइजेशन किस तरीके से होगा, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।